वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। फाइनली लीजिए अब आपके सामने हम लेक्चर नंबर सेकंड लेकर के आ चुके हैं जो कि केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र का होना है। ये पूरा का पूरा लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं परीक्षा बोध वर्ष 2026 से। वे सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करे। देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम इसका एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें यूनिट नंबर फर्स्ट रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं एंड यूनिट नंबर सेकंड परमाणु संरचना, इन दोनों को बहुत अच्छे से कवर किए हैं। इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता, और साथ में चैप्टर नंबर फोर्थ मतलब यूनिट नंबर फोर्थ को देखेंगे रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचनाएं। तो चलिए फटाफट हम ओपन करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड और अपने सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को करते हैं जल्दी जल्दी कवर। तो ये रहा है आपका चैप्टर नंबर थर्ड, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रेडिक्टरी इन प्रॉपर्टीज। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या होगा। सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कि केवल पता होना चाहिए, बाकी कंपलसरी नहीं है। वो क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त का नियम क्या है, मतलब जो आजकल की आवर्त सारणी चल रही है वो किस रूल्स के हिसाब से चल रही है। आंसर लिखेंगे तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। इस नियम के आधार पर जब तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में रखे जाते हैं तो इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है और एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों में पुनरावृत्ति होती है। मतलब जब हम तत्व को रखते हैं तो उनका परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ता जाता है और इसके बाद क्या होता है कि आगे बढ़ते बढ़ते एक निश्चित ऐसा समय सीमा आता है कि फिर हम ऐसे तत्व को रखना चालू कर देते हैं जो समान गुण अपनाते हैं। बस ये कहलाता है आधुनिक आवर्त का नियम। मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आधुनिक आवर्त के नियम को किस वैज्ञानिक ने दिया था। जो आंसर सही देगा उसको मैं हार्ट दूंगा। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है कि विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। तो देखना, जरा ध्यान से देखना। द्वितीय आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के अगले तत्व के साथ समान गुण प्रदर्शित करते हैं, इसे ही कहते हैं विकर्ण संबंध। जैसे एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूं और क्लियर होगा। देखो, जैसे द्वितीय आवर्त का तत्व हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। ठीक है, ये वाला हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन लिथियम नहीं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, मतलब ये ऐसे ग्रुप जो चलता है वो वाला हो गया। ठीक है, नीचे हो गया तुम्हारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो ये जो लिथियम है, लिथियम का संबंध मतलब जी लिथियम के जैसे प्रॉपर्टीज है, जैसे गुण है, वैसे ही संबंध दिखाता है Mg मतलब मैग्नीशियम, और यही कहलाता है विकर्ण संबंध। फिर से देखिएगा इसका डेफिनेशन। द्वितीय आवर्त का तत्व तृतीय आवर्त के एक अगले तत्व के साथ, देखो ना, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, इसे कहते हैं विकर्ण संबंध। खत्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि आवर्त और वर्ग के पदों में यह बताइए कि अगर z का मान 114 है तो कहाँ स्थित होगा। ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो क्लोरीन से कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण 2p कक्षक में इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण अधिक होता है, इसलिए योगशील इलेक्ट्रॉन परमाणु के अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाता है। बस ये चीज आपको लिखना है। नेक्स्ट बाकी यहां से छोड़ दीजिए, कोई क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है कि ऋण आयन की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है, क्यों। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऋण आयन बनाते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही ऋण आयन बनाना है, और इलेक्ट्रॉन देना धनायन का मतलब होता है। इस प्रक्रिया में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या व नाभिक पर उपस्थित नाभिकीय आवेशों में आवेश तो वही वही रहता है, परंतु बाहरी कोश में उपस्थित किया इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। बस इतना तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, समझाइए। तो हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, परमाणु त्रिज्या में कमी होती है, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में लगातार वृद्धि होती रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है कि मेंडलीफ के आवर्त का नियम क्या है। कई बार पूछा है, मेंडलीव लिखा हो, मेंडलीफ लिखा हो,
है ना, अच्छे से बनना चाहिए। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, अर्थात तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है। बस ये तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में आएगा कि डेबो राइनर का त्रिक नियम क्या है। तो यह नियम सर्वप्रथम डेबो राइनर ने दिया था। इस नियम के अनुसार तत्वों में समान गुण वाले तत्व के केंद्रीय तत्वों का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत भार कहलाता है। बस इसे कहते हैं डेबो राइनर का त्रिक नियम। मतलब उन्होंने क्या किया था, मैं तुम्हें आसान भाषा में समझा देता हूँ। उन्होंने 3 एलिमेंट के, जैसे यहाँ पर लिथियम हो गया, सोडियम और पोटेशियम। उनका कहना ये था कि अगर हम पोटेशियम का जो परमाणु भार है और लिथियम का जो परमाणु भार है, अगर हम इसे जोड़ेंगे तो इसका जो भी एवरेज निकल के आएगा वो बीच वाले परमाणु भार के समान होगा। बस इसे कहते हैं डायवे राइनर का त्रिक नियम। जब इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था ना, तो इन्होंने 3 एलिमेंट को रखा था, 1 2 3, फिर उसके नीचे 3, इस प्रकार से इन्होंने रखा था। बस इतना याद रखना। नेक्स्ट आपके एग्जाम में आएगा कि परिरक्षण प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड मैं तुम्हें पूरा इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं। ये रहा, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपको देखना है पी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं, इसके मुख्य लक्षण कौन से हैं या फिर इसके सामान्य गुण, ये हर बार एग्जाम में पूछता है। तो याद रखिएगा, कुछ पॉइंट मैं तुम्हें याद कराता हूँ। जैसे अगर पी ब्लॉक है ना, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा पी उपकोष में ही प्रवेश करेगा, चाहे 2p में जाए, 3p 4p कहीं भी जाए, लेकिन अंतिम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश करता है। और इसका संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ns के पावर में 2 np 1 to 6 होता है। ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं प्रायः अधातु मतलब नॉन मेटल और उपधातु मतलब मिक्स मेटल के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट और याद रखना, 4 पॉइंट तुम्हें एग्जाम में लिखना है। तो ये आपस में सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। बस बाकी छोड़ दो, कोई नहीं देखना है। नेक्स्ट तुम्हें देखना है कि अंतर संकरण तत्व किसे कहते हैं। तो इन तत्वों के 3 बाहरी कक्ष अपूर्ण होते हैं। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन भीतर की ओर तीसरी कक्ष के F उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे F ब्लॉक भी कहा जाता है। लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स तत्व दोनों श्रेणियां वर्ग 3 और 4 को जोड़ने वाले तत्व हैं, इसलिए इसे अंतर संकरण तत्व कहा जाता है। ठीक है, और लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जरूर ध्यान रखना। लेंथेनाइड में कितने एलिमेंट होते हैं, एक्टेनाइड में कितने एलिमेंट होते हैं, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परमाणविक त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या को समझाइए। तो ये रहा है आपके सामने परमाणविक त्रिज्या पूरा पूरा, और ये रहा है आपके सामने आयनिक त्रिज्या पूरा पूरा। ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन करना है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, सारे क्वेश्चन को आप स्किप कीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए। चलो नेक्स्ट हमें देखना है कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो किसी तत्व के गैसीय अवस्था में एक विलगित परमाणुओं से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का आवश्यक ऊर्जा ही आयनन ऊर्जा कहलाता है। जैसे Mg प्लस ऊर्जा, तो Mg पॉजिटिव M पॉजिटिव बनेगा, और M में अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो भी M पॉजिटिव और आयनन ऊर्जा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे ध्यान रखना है आपको, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले परमाणु या आयन का आकार, दूसरा है आपका नाभिकीय आवेश, तीसरा है आपका परिरक्षण प्रभाव, चौथा है आपका पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक, पांचवा है आपका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, छठवां आपका है आवर्तिता। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित को एक्सप्लेन कीजिए। सहसंयोजक त्रिज्या क्या कहलाता है और वंडरवाल्स क्या कहलाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम के लिए वंडरवाल्स है, सहसंयोजक तो अब नहीं पूछता, पहले पूछता था, लेकिन फिर भी दोनों याद रखना। किसी तत्व के अणु में एकल सहसंयोजी बंध द्वारा आबंधों द्वारा परमाणुओं के नाभिकों के केंद्र के बीच की दूरी का आधा उस तत्व के परमाणु के सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और वंडरवाल्स क्या होता है, तो वंडरवाल्स देखो क्या होता है। ये दो समझो कोई एलिमेंट हो गया, और ये पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट जो आपस में सहसंयोजी करते हैं, तो इसके बीच की दूरी ही वो कहलाती है वंडरवाल्स त्रिज्या। ठीक है, बाकी यहाँ पर पढ़ते रहिएगा, लिखा है। चलिए एक अंतिम प्रश्न की तरफ रुख करते हैं और इस चैप्टर को ही क्लोज करते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 4 अंतर तुम्हें तैयार करना है।
सबसे पहले याद रखना कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया है और इसे परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है। मतलब जो मेंडलीव का था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बना है और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बना है। और हम लोग जो आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी को बनाया तो उसने ऊर्ध्वाधर 9 खाने बनाए थे, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर खाने बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में शून्य समूह के को बाद में जोड़ा गया और आधुनिक आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त के अंत में अक्रिय गैस जोड़े गए हैं। अभी क्या तुम आवर्त सारणी देखते हो 18 नंबर पर जो है या फिर 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो है उसे हम कहते हैं अक्रिय गैसें या जीरो ग्रुप ऑफ मेटल्स, है ना। जो कि सूर्य में पाया जाता है। जितने भी 18 ग्रुप्स में एलिमेंट है ना, तुम्हारा कौन कौन सा हो गया, हीलियम, नियान, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सारे ना सन्स में पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी एक पॉइंट और याद रख लेना कि धातु एवं अधातु तत्वों को पृथक करके रखा गया है और इसमें चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल इसको मिक्स रखा गया है। पी ब्लॉक के एलिमेंट में आप देखोगे नॉन मेटल भी अवेलेबल है ना, तो इसे मिक्स करके रखा गया है। बस इतना आपको ध्यान रखना था। नेक्स्ट हमारा यूनिट आ गया यूनिट नंबर 4। हमारा यूनिट कहता है कि रासायनिक आबंधों एवं आणविक संरचना। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ सबसे पहले ना लुईस संरचना भाई ध्यान रख लेना। लुईस संरचना एग्जाम में आता है, क्लास 10th में तुमने पढ़ा होगा। वो रेड डॉट स्ट्रक्चर पढ़े हो? रेड डॉट नहीं, डॉट स्ट्रक्चर तो पढ़े हो? अरे वो यार तुम्हारे में आता था ना, जैसे मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। डॉट स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो तुम्हारे एग्जाम में लुईस संरचना देखने को मिलेगा, तो प्लीज इसे प्रिपेयर कीजिएगा। चलो बेटा, नेक्स्ट तुम्हें देखना है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से क्या समझते हैं। तो किसी परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध का निर्माण में भाग नहीं लेता है, अर्थात बंध निर्माण के पश्चात संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म जो परमाणु में शेष रहता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। बस इतना आपको तैयार करना है। चलिए, नेक्स्ट हमें देखना है कि द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो किसी बंध का द्विध्रुव आघूर्ण परमाणुओं पर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा उसके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है तथा इसकी सहायता से किसी बंध की आयनिक प्रतिशतता की गणना की जा सकती है और इसे म्याऊ से दर्शाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक, ये क्वेश्चन याद रखना यार, कई बार एग्जाम में पूछा है। सामान्य ताप पर जो जल होता है वो द्रव्य होता है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, आखिरकार क्यों, है ना। तो देखो H2O ये तो पानी है लेकिन H2S गैस है। तो ऑक्सीजन तथा सल्फर हाइड्रोजन के साथ बने यौगिक जल में उपस्थित ऑक्सीजन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, इसलिए साधारण तौर पर क्या है, जल जो है, जल के अणु क्या है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करना असंभव है। इस वजह से ये द्रव अवस्था में पाया जाता है और जो हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है इसलिए वो गैस अवस्था में पाया जाता है। बाकी एक बार आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखना है आपको। HF और HI अणु में अधिक ध्रुवीय होता है, क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन तैयार करना। अनुनाद से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी अणु को एक निश्चित संरचना सूत्र द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात उस संरचना सूत्र के द्वारा उनके समस्त गुण को स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता, बल्कि अणु के अभिलक्षण गुणों की व्याख्या दो या दो से अधिक विभिन्न संरचना सूत्रों द्वारा की जाए, इस घटना को अनुनाद कहते हैं। बस इतना तुम्हें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट तुम्हें देखना है संकरण। तो परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में ऊर्जा में पुनर्विन्यास कर समान ऊर्जा तथा समान आकार वाले उतने ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिसे प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। बस इतना तुम्हें प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हें देखना है आबंध कोटि क्या है, ये प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है कि बर्फ जल से हल्की होती है, समझाइए आखिरकार क्या है कि जो बर्फ होता है वो जल से हल्की होती है और पानी पर तैरती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें संकरण का नियम जरूर देखना, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा संकरण का नियम। नेक्स्ट हमें देखना है कि पाई और सिग्मा बंध को समझाइए। तो देखो, कक्षकों के सम्मुख अति व्यापन के फलस्वरूप बनते हैं पाई बंध, और पार्श्व व्यापन जब होता है कक्षक में तब बनता है, सॉरी, जब अति व्यापन होता है तो सिग्मा बंध बनता है और जब पार्श्व अति व्यापन होता है तो पाई बंध का निर्माण होता है। जो आपका सिग्मा बंध होता है वो प्रबल बंध होता है और जो पाई होता है वो दुर्बल होता है, पाई बंध कमजोर होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, सिग्मा बंध स्वतंत्र रूप से बनता है, जबकि पाई बंध का निर्माण तभी संभव है जब ऑलरेडी
सिग्मा बंध का निर्माण हो, तभी जाकर के पाई बनेगा, है ना? मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है ना तो उसमें सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन जब डबल बॉन्ड है ना तो एक सिग्मा फिर एक पाई बनता है, इस प्रकार से चलता है, ठीक है? बाकी तुम्हें मैं क्लास 10th में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, याद करो। चैप्टर नंबर 4 साइंस का मैंने तुम्हें बताया था ना, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब याद है नहीं है कितना भूल गए हो, है ना? नेक्स्ट कहता है NH3 और NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है और क्यों? ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, बाकी छोड़ दो भाई, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दो मजे मजे से, है ना? एक अष्टक नियम देख लेना यार, न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसको देने वाले न्यूलैंड नामक साइंटिस्ट थे और उन्होंने अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम मतलब इन्होंने अपने अपना जो इन्होंने ग्रुप्स बनाया था उसने बोला था कि भाई साहब हम 8 एलिमेंट को रखेंगे, है ना, अपने आवर्त सारणी में, है ना, 8 एलिमेंट को रखेंगे, तो इसे कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसे जरूर देखिएगा। चलो, और यहाँ से कुछ बन सकता है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? नेक्स्ट आपको देखना है संयोजकताबद्ध सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी हो सकती है, ये प्रिपेयर कर लेना। और एक देख लेना कि आयनिक और सहसंयोजी बंध में डिफरेंस, ठीक है? आयनिक और सहसंयोजी में डिफरेंस, केवल 4 डिफरेंस तुम देख लेना, ठीक? इसके अलावा बाकी कुछ नहीं आएगा, सब कुछ छोड़ दो। ऐसे क्वेश्चन आते थे पहले, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया तो अब ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? इस प्रकार से पूरा पूरा कंप्लीट होता है। जाते जाते एक चीज और देख लेना, VSEPR सिद्धांत क्या है और इसका फुल फॉर्म जरूर देखना, और इसमें अमोनिया का देखना, NH3, ठीक है? NH3 का मैं तुम्हें दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर वगैरह, ऐसा बनता है, ठीक है? तो ये चीज जरूर प्रिपेयर करना पूरा का पूरा। चलिए, इस प्रकार से ये चैप्टर होता है कंप्लीट। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे बहुत अच्छे से। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया नहीं पसंद आया, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सच में पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अभी आपके लिए हाइब्रिड सैंपल पेपर लॉन्च नहीं हो पाया है, लेकिन टेंशन मत लो, जब आप 12th क्लास में जाओगे डेफिनेटली तुम्हारे लिए हाइब्रिड आएगा। जिस प्रकार से तुमने 10th में हाइब्रिड से तबाही मचाया है, अब 12th की बारी है, डेफिनेटली उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हो। मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।